आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर करने जा रहे हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम अपने पैसे को किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 साल का टाइम है तो हमें कौन सा फंड खरीदना है, 5 साल का टाइम है तो कौन सा खरीदना है, 7 साल का टाइम है तो कौन सा खरीदना है, 10 साल का टाइम है तो कौन सा खरीदना है, 20-30 साल का टाइम है तो कौन सा खरीदना है। क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लोग क्या करते हैं कि वो गलत फ़ंड चूज़ कर लेते हैं। जब गलत फ़ंड चूज़ कर लेते हैं तो होता क्या है कि उनका रिटर्न्स भी ख़राब हो जाता है। मतलब मान लो किसी का 1 साल का टाइम होराइजन है और वो क्या कियागा, वो मनी कंट्रोल और गूगल और इस तरह का सब सर्च किया, उसने वैल्यू रिसर्च सर्च किया और उसने ये देखा कि इस पर्टिकुलर फ़ंड ने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फ़ंड है या एक आईटी का फ़ंड है, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का, डीएसपी का, उसने 100% के रिटर्न दिए हैं, 50% रिटर्न दिए हैं, तो वो भी फटाक से उसमें इन्वेस्ट कर देता है। और होता क्या है, थोड़े दिन बाद वो 30-40% निगेटिव हो जाता है। तो इससे एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है, पैसा भी ख़राब होता है और इन्वेस्टर जो है वो मार्केट से आउट भी हो जाता है। प्रॉपर एजुकेशन नहीं है कि हमें कौन सा फ़ंड किस टाइम होराइजन के लिए चूज़ करना चाहिए। उसके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इस छोटे से लेक्चर को देख लेगा तो वो आराम से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट फंड को चूज़ कर पाएगा। तो बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास पैसा बहुत कम समय के लिए है, मतलब मान लीजिए साल भर का टाइम होराइजन है, साल 2 साल या मैक्सिमम 3 साल तक का टाइम होराइजन है और हो सकता है साल भर के बाद हमें पैसे की कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, तो हम कौन सा फ़ंड लेंगे। हम लोग अभी फ़िलहाल 1 ईयर अबव बात करेंगे, 1 ईयर के नीचे वाले के लिए फिर अभी थोड़ी देर में बात। अगर हमारा टाइम होराइजन ग्रेटर देन 1 ईयर है तो हमारे लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें और हम एफडी से बेहतर रिटर्न चाहें और हम टैक्स एडजस्टेड रिटर्न भी चाहें और हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी चाहें, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड बहुत अच्छा हो सकता है। अब ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या भला होती है? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स आर फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट 75 to 90% ऑफ देयर टोटल एसेट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्स इनकम में रखते हैं ये 75 से 90%, ठीक है। यानी कि अगर वो बहुत एग्रेसिव होंगे तब भी 75% हमेशा उनका पैसा फिक्स इनकम में ही रहेगा। कंजर्वेटिव हो गए तो 90% उनका पैसा डेट में रहेगा और 10% इक्विटी में रहेगा, ठीक है। तो जनरली ना 90 होता है ना 75 होता है, इसके बीच में ही रहता है ये। तो आप ये मान के चल सकते हैं 15-20% का इक्विटी एक्सपोजर इनके पास रहता है। 80-20 प्रिंसिपल मान लीजिए, 80% ये जनरली डेट में रखते हैं, 20% ये इक्विटी में रखते हैं। 80-20 प्रिंसिपल है, ठीक है। परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको, हर जगह लागू होता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड किन लोगों के लिए बढ़िया है और हमें क्यों लेना चाहिए? अगर हमारा टाइम होराइजन ग्रेटर देन 1 ईयर का है, तो अगर हम एफडी में पैसा करेंगे तो जनरली उसमें टैक्स लगता है, टीडीएस लगता है, और हमें पता है कि इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है अप टू 1 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट तक। तो 1 साल में एक म्यूचुअल फंड में 1 लाख का प्रॉफिट आ जाए, ये बहुत बड़ी रकम लगाएंगे तभी हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपने 10 लाख रुपए भी लगा दिए तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, या 5 लाख रुपए लगाए, तो अगर आपने 5 लाख रुपए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में लगाए एफडी की जगह, अगर आपको 10% का रिटर्न भी बन गया तो आपका सिर्फ 50,000 रुपये ही तो बढ़ेगा और आपका 1 लाख तक वैसे ही टैक्स फ्री है। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है, आपका टैक्स भी नहीं लगा और आपको रिटर्न भी अच्छा मिल गया 10% का। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होता है वो आपको जो रिटर्न बनाता है वो एफडी प्लस 1 to 2%, एफडी से 2% ज़्यादा और टैक्स एफिशिएंट। तो अगर आप टीडीएस का 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपका 30% का टैक्स कट जाएगा। अगर आपने एफडी करी होगी तो यहाँ पे आपको 3% वो मिल गया। तो अगर आपको 6% या 7% का भी रिटर्न बना तो आपका इफेक्टिव रिटर्न 10% का हो जाएगा। कुछ कंजर्वेटिव फंड्स के एग्जांपल ले लेते हैं। कोटक डेट हाइब्रिड फंड एक बार देखते हैं। 1 लाख रुपए बढ़ के 1,36,000 हो गया। 3 साल पहले अगर किसी ने लगाया था तो लगभग इसको 10% का रिटर्न बन रहा है। 10-10 हज़ार रुपये साल के बढ़ रहे हैं, ठीक है, 36,000 हो गए। वैसे ऑन एन एवरेज 8% समथिंग का रिटर्न होगा। देखिए ये रिटर्न्स है कोटक फंड के, 3 साल का रिटर्न है
10.9% का, जैसा मैंने आपको बताया था। 5 साल का रिटर्न है 8% का, और 1 साल का 5% का है, क्योंकि इस साल मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया अच्छे से, ठीक है, अंडर परफॉर्म कर दिया, तो इक्विटी का निगेटिव हो गया होगा और वो डेट का रिटर्न भी खा गया, तो 1 साल में 5% का रिटर्न दिया इसने, ठीक है। तो लेकिन तब भी किसी भी हालत में एफडी के बराबर ही दे दिया। अदरवाइज अगर 3 साल रखता तो 10% का रिटर्न, मतलब 8-10% का रिटर्न आप मान सकते हैं, एफडी प्लस 2% का रिटर्न बन जाता है। और अगर एफडी के बराबर रिटर्न भी बनता है, ठीक है, जैसे ये 6% सबका बन रहा है, तो अगर एफडी के बराबर भी रिटर्न बनता है तब भी हम ये मान के चल सकते हैं कि हमें 2-3% का तो टैक्स बच गया, ठीक है। तो हमारा इफेक्टिव रिटर्न उतना ही रहेगा, 9% 10% का, ठीक है। तो यानी कि जिसका टाइम होराइजन 1+ ईयर का है वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को देख सकता है। अच्छा, एक इसमें मिस्टेक मैंने ये कर दी कि मैंने इसको इक्विटी फंड कंसीडर कर लिया। इक्विटी फंड नहीं होता ये। इक्विटी फंड कंसीडर करने के लिए जो मिनिमम इक्विटी एक्सपोजर है वो 65% होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेट फंड है, इसमें डेट का टैक्सेशन मिलेगा। तो अगर आप 3 साल रखते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो आपका इंडेक्सेशन से टैक्स नहीं लगेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है इसमें? इंडेक्सेशन का बेनिफिट ये होता है कि इन्फ्लेशन जितना बढ़ता है उस हिसाब से आपको टैक्स में रिबेट मिल जाती है। तो अगर आप 3 साल इसको रखते हैं तो आप ये मानिए कि आपका जो नेट टैक्स लेवलिटी है वो लगभग निग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। तो 3 साल के टाइम होराइजन के लिए ये एक आइडियल फंड है, और 3 साल में इसने देखो 10% के रिटर्न भी बनाए हैं। तो जनरली कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो है वो 1 से 3 साल के लिए होता है। और 3 साल अगर आप रखेंगे, 3 कैलेंडर ईयर, 3 मतलब फाइनेंशियल आपने उसको कर दिया मतलब, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी आर्बिट्राज फंड, ठीक है। आर्बिट्राज फंड क्या होता है समझते हैं। देखिए, आर्बिट्राज फंड एक बहुत खूबसूरत फंड है, मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है मैं बताता हूँ आपको। रिटर्न तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बनाता है इसमें, लेकिन इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है, क्योंकि इसमें ये कुल मिला के जो इक्विटी लेवल है वो 65% मिनिमम मेंटेन करते हैं। इसमें 65% एंड अबव इक्विटी रहता है, लेकिन वो सारा का सारा इक्विटी हेज्ड होता है, पूरा का पूरा। मतलब जैसे उन्होंने 1000 रिलायंस इंडस्ट्री खरीद रखे हैं शेयर हैं, तो उन्होंने 1000 क्वांटिटी के बराबर फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है। ओपन मार्केट में पोजीशन नहीं होगी, पोजीशन ओपन नहीं होगी, सारा का सारा हेज्ड होगा और होगा इक्विटी। तो इससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा? इक्विटी का टैक्सेशन मिल जाएगा और रिस्क ज़ीरो है इसमें। मार्केट की वोलेटिलिटी का इस फंड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए बहुत बढ़िया फंड है। इवन मुझे ये डेट फंड से भी अच्छा लगता है। आज से 3-4-5 साल पहले मैं डेट फंड्स में बहुत पैसा लगवाता था और लगाता भी था, लेकिन बीच में जब अपनी इंडियन इकॉनमी में थोड़ा गड़बड़ी हुई, सेंटेक्स ने, DHFL ने और आपका IL&FS ने, इन सब ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। उस समय डेट फंड्स में भी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40% तक के निगेटिव रिटर्न्स आ गए। 35% का निगेटिव रिटर्न। टाटा का फंड, कोटक का फंड, DSP का फंड, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के फंड्स में। फ्रैंकलिन के फंड ने पैसा ही देना बंद कर दिया, बोले पैसा ही नहीं दे पाएंगे। अभी धीरे धीरे करके उन्होंने किसी तरह से दिया है। बिरला के फंड में भी यही हाल हुआ, मतलब सारी कंपनियों के फंड में प्रॉब्लम आ गई। तो डेट फंड्स से मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि डेट फंड में जब कभी हम किसी इन्वेस्टर को डेट फंड भेजते हैं तो उसको हम क्या बताते हैं कि भाई आपको FD के बराबर का रिटर्न मिलेगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, यानी आपका टैक्स नहीं लगेगा। 3 साल आप इसको रखिए तो आपका टैक्स भी नहीं लगेगा और आपको FD से 1-2% ज़्यादा मिल जाएगा। जो कि वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इसमें 15% निगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। FD में कहीं निगेटिव रिटर्न होता है, भाई ये हो गया इंटरेस्ट कम मिल गया। तो अगर ऐसा होता है तो डेट फंड्स में तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, किसी इन्वेस्टर को जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा है आपके पास, महीने भर रखना है, 15 दिन रखना है, 1 दिन 2 दिन का पैसा है, तो आप लिक्विड फंड में रख सकते हैं। जो मेरे अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स हैं या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उनका मैं पैसा क्या करता हूँ, लिक्विड फंड में डालता हूँ। जैसे उनका फ्राइडे को पैसा आया, उनको ट्यूसडे को ज़रूरत पड़ेगी, वेंसडे को ज़रूरत पड़ेगी, 3-4 दिन के लिए खाली है, 1 करोड़ रुपये आ गया, 50 लाख आ गया, 10 लाख आ गया, वो मैंने उस पर लगा दिया, वेंसडे को उनका रिडीम कर दिया, उन्हीं के तुरंत खाते में पैसा पहुँच जाएगा, ठीक है।
मतलब T+1 में सेटलमेंट होता है। अगर मुझे पता है वेडनेसडे को पैसा चाहिए तो मैंने एक दिन पहले रात में रिडीम कर दिया, ठीक है, तो खाते में पैसा पहुंच गया। कुछ फंड्स ऐसे भी होते हैं जो 90% इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, 10% रोकेंगे। 90 जैसे आपका 10 लाख है तो 9 लाख तो तुरंत ही चला जाएगा, 1 लाख अगले दिन जाएगा। अगर किसी को लेस देन 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट करना है तो वो उसके लिए आर्बिट्राज फंड अच्छा है। आर्बिट्राज फंड आपको FD के बराबर का रिटर्न्स बनाता है और ये बिल्कुल फ्री है, वोलेटिलिटी फ्री है, और इसमें डेट की तरह डिफ़ॉल्ट नहीं होता है कि कोई कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, DHFL ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो अब डिफ़ॉल्ट करने से डेट के नेगेटिव रिटर्न्स क्यों आ जाते हैं? कोई एक्सप्लेन करेगा इस बात को? डेट फंड्स में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियों को लोन देते हैं, ब्याज देते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं। जैसे उन्होंने 10 कंपनियों को दे दिया 10%, एक कंपनी दिवालिया हो गई, वो पैसा ही नहीं वापस कर पाई, तो अब किसका नुकसान होगा? सारे इन्वेस्टर का 10% अमाउंट कम हो जाएगा, तो उनका जितना भी रिटर्न बना होगा, और अगर रिटर्न कोई नया इन्वेस्टर है तो उसकी कैपिटल 10% कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए डेट फंड मुझे बहुत रिस्की लगता है। डेट फंड कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, मुझे इक्विटी ज़्यादा सिंपल लगता है। तो आपका अगर आपका 1 ईयर के लेस देन 1 ईयर का टाइम होराइजन है, आप पार्किंग में पैसा डालना चाहते हैं और अब चाहते हैं कि जब भी मार्केट में गिरावट आएगी मैं इक्विटी में स्विच करूँगा, तो आर्बिट्राज बेस्ट है उसके लिए, क्योंकि कुछ सारी कंपनियां होती हैं जिसमें आर्बिट्राज में एग्जिट लोड भी नहीं लगता। या फिर अगर आपको रखना है तो लिक्विड में रखिए या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में रखिए, जिसमें 1 दिन 2 दिन 7 दिन के पेपर्स होते हैं, उसमें फिर डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता है। 7 दिन के लिए देते हैं वो लोन, तो उसमें वर्किंग कैपिटल का लोन होता है, तो वो डिफ़ॉल्ट नहीं करता है। तो अगर आपका हफ्ते भर का, 2 दिन का, 1 दिन का पैसा है तो लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, और अगर 2, 4, 6 महीने 1 साल तक का फंड है तो आर्बिट्राज फंड में रखना है। आर्बिट्राज फंड में फ़ायदा क्या है? इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है और किसी तरह की मार्केट की वोलेटिलिटी नहीं होती है, ठीक है। एक आपको आर्बिट्राज फंड हम दिखाते हैं, और आर्बिट्राज फंड में एक और तरीका होता है कैसे आर्बिट्राज करते हैं, मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया था कि ऐसे भी आर्बिट्राज होता है कि एक एक्सचेंज में ख़रीद लिया, एक में बेच दिया साइमल्टेनियसली, प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठाया। जैसे नेस्ले इंडिया NSE में 18,500 रुपये का चल रहा है और BSE में 18,480 का चल रहा है, 20 रुपये का गैप आ गया, तो फटाक से ब्रोकर ने क्या किया, NSE में बेचा, BSE में 20 रुपये सस्ते में खरीद लिया। लेकिन इसके लिए आपके पास होल्डिंग होनी चाहिए उसकी, जब होल्डिंग होगी तभी आप इसका कर पाएंगे, मतलब वो शेयर आपके पास पहले से DP में होना चाहिए, तो आपकी होल्डिंग मेंटेन हो जाएगी और आपको प्राइस डिफरेंस मिल जाएगा और इंट्राडे आपका ट्रेड काउंट होगा। हाँ, तो ये आर्बिट्राज फंड में ये भी होता है, वो इस तरह से प्राइस डिफरेंस से पैसा कमाते हैं। लेकिन ये पैसा जो रिटर्न बनता है वो 4% से 6% तक वेरी करता है, और अगर रेगुलर फंड में एक्सपेंस ज़्यादा है तो हो सकता है 3.5% का रिटर्न बने, ठीक है। तो आइए कुछ आर्बिट्राज फंड का एग्जांपल देखो 5 स्टार रेटेड आर्बिट्राज फंड है ये, 1 लाख ग्रो हुआ है इसका, 1,13,000, मतलब बहुत कम रिटर्न दिया, 3.5% का रिटर्न आया है। बेंचमार्क है और ये फंड की परफॉर्मेंस है ब्लू वाली, तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इस साल इंटरेस्ट रेट में ही प्रॉब्लम थी, बाकी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम थी, तो उस हिसाब से इसने बढ़िया परफॉर्म किया है, बेंचमार्क को बीट किया है, ठीक है। अब देखिए 1 ईयर का रिटर्न आया 3.5% का, ठीक है, इस फंड का रिटर्न है। 3 ईयर का आया 4% का, 5 ईयर का 5% का, 7 ईयर का 5.5% का, और ये इक्विटी टैक्सेशन है, तो इक्विटी में आपको 20-30% एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया, टैक्स नहीं लगा आपका, तो इफेक्टिव रिटर्न आपका 8% बन गया, यहाँ पे 7% बन गया, और यहाँ पे भी 6%, 6.5% है, तो आपको FD के बराबर रिटर्न देगा, रिस्क फ्री रिटर्न देगा। देखो ये अपने कैटेगरी का बढ़िया काम करता है, ठीक है। ये वाला फंड हो गया जो अगर आपको लेस देन 1 ईयर का पैसा लगाना है और लेस देन 1 मंथ का पैसा लगाना है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में आप पैसा रख सकते हैं। लिक्विड फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं होता, कोई एंट्री लोड नहीं होता, इसमें भी कोई एंट्री लोड एग्जिट लोड नहीं है इस वाले फंड में। लेकिन ज़्यादातर आर्बिट्राज फंड क्या करते हैं, 3 महीने का 25 पैसे का 0.25% का एग्जिट लोड रखते हैं, 3 महीने के बाद फ्री हो, मतलब वो उसमें फिर एग्जिट लोड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर लेस देन 1 ईयर का पैसा है तो इसमें रखना है। अब आता है एक और बहुत बढ़िया मेरा फेवरेट फंड, एक आर्बिट्राज फंड मेरा फेवरेट है और दूसरा फेवरेट फंड है मेरा इक्विटी सेवर फंड। इक्विटी सेवर फंड क्या करता है, टैक्स सेविंग के इसलिए वो इक्विटी तो 65% मेंटेन करता है ओवरऑल, लेकिन उसमें मैक्सिमम वो हेज रहती है। आर्बिट्राज फंड में 100% हेज रहती है, लेकिन जो इक्विटी सेवर फंड है उसमें वो कोशिश करते हैं कि उनका जो इक्विटी लेवल है वो 25% से
35-40% तक रहे, यानी ऑन एन एवरेज 30-35% रहता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में 20% और इक्विटी सेवर में जो ओपन इक्विटी होती है वो लगभग 35% तक रहती है ऑन एन एवरेज। 65% उसमें डेट रहता है, मतलब एग्रेसिव हाइब्रिड का उल्टा। एग्रेसिव हाइब्रिड में 65% इक्विटी, 35% डेट, और इसमें उल्टा होता है, ठीक है। इसमें ओपन इक्विटी, वैसे तो ओवरऑल इक्विटी 65% रखनी पड़ेगी तभी आपको इक्विटी का टैक्सेशन मिलेगा, लेकिन ओपन इक्विटी जो होती है बाकी सारी वो आर्बिट्राज में होती है, हेज होती है पोजीशन। ओपन इक्विटी जनरली वो 30 से 40% रखते हैं। इसमें भी कई सारे ऐसे फंड्स हैं जिसमें एग्जिट लोड नहीं होता है, और अगर होता है तो 3 महीने तक का होता है, और 1 महीने में भी अगर आपको विद इन अ मंथ भी निकालना है या कभी भी निकालना है तो आपका 10% यूनिट तो आपका टैक्स फ्री होती है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, बड़ा कॉर्पस मिला उनको, 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख मिला, उन्होंने जमा कर दिया इसी फंड में, और उनको अपने मंथली खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो उन्होंने टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का 10% तक वो कभी भी रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, अपने खर्चे के लिए। तो ये ओपन ही होता है। इक्विटी सेविंग फंड बढ़िया फंड है, ये आपको 30-35% का 30 से 40% का इक्विटी देता है, 60% का इसमें हेज रहता है, पोजीशन डेट रहता है, तो आपको ये 8 से 10% का रिटर्न बना के देता है फंड, ठीक है। एक फंड का एग्जांपल ले लेते हैं, इक्विटी सेवर या इक्विटी सेविंग्स दोनों नाम चलते हैं। ये भी 5 स्टार रेटेड फंड है, लगभग 10% के रिटर्न बनाए हैं इसने पिछले 3 साल में। देखिए 5 स्टार रेटेड फंड है, अपने पीयर ग्रुप में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। एक 5 स्टार रेटेड फंड और है मेरा एसेट इक्विटी सेविंग्स फंड, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब इसका रिटर्न देखते हैं। 1 ईयर का रिटर्न, क्योंकि मार्केट ने निगेटिव रिटर्न दिया इस साल, 3 ईयर का लगभग 10%, 5 ईयर का 7.7 ईयर का, तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 8 से 10% का रिटर्न बनाएगा ये फंड, ठीक है। 8 से 10% का रिटर्न। देखिए ज़्यादातर फंड जो होंगे वो 8 से 10% के रिटर्न के रेंज में होंगे, और उसमें इक्विटी टैक्सेशन मिलता है तो 1-2% एक्स्ट्रा हो गया, तो आपका मतलब 8-10%, अगर वो 6% भी बनाया तब भी आपको 8% का मिलेगा, लेकिन 6% कभी ऐसा हुआ नहीं कि 6% का रिटर्न दिया हो, ठीक है। ये इस कैलेंडर ईयर में है, ये सही हो जाएगा। अभी मार्केट जब अभी ऊपर रिकवर कर रही है, ठीक है, जैसे रिकवर करेगी तो वापस सही हो जाएगा रिटर्न। तो अगर वो 6-7% का रिटर्न भी देगा तब भी आपका 10% का बन जाएगा। 7% का रिटर्न 3% टैक्स बच गया, ठीक है, इफेक्टिव रिटर्न 10% बन जाएगा। तो ये एक अच्छा फंड है, इसका मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ पार्किंग के लिए। मतलब जब भी मुझे किसी इन्वेस्टर से पैसा लेना होता है तो मैं सीधे इसी में लेता हूँ, इक्विटी सेवर फंड में। 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितना डालना उसको सीधे इसमें डाल दे, और फिर इसके बाद से मैं स्विच करता हूँ। इस वाले एडलवाइज इक्विटी सेवर की खासियत ये है कि इसमें एग्जिट लोड नील था। अभी चेक कर लेते हैं इसमें क्या है, क्या दिखा रहा है। एग्जिट लोड इसमें पहले नहीं होता था, ठीक है, अभी भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें एग्जिट लोड नील रहता है। ये इसका वो है, पोर्टफोलियो है, ठीक है। 7% रिलायंस इंडस्ट्री है, अदानी पोर्ट स्पेशली। अब इसने क्या किया, थोड़ा एग्रेसिव स्टॉक डाल दिए हैं, अदानी पोर्ट, SEZ ये सब डाल दिए, तो थोड़ा सा अदानी का बहुत सारे शेयर डाल दिए, अदानी इंटरप्राइजेज है, ठीक है। तो इससे जो है थोड़ा सा ये कम हो गया रिटर्न इसका, मार्केट एकदम से घट गई तो इसलिए ऐसा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट फंड आता, तो इसका टाइम होराइजन कितना होना चाहिए। अगर आपका 1 साल से 3 साल तक का टाइम होराइजन है, ठीक है, 3 साल आप मिनिमम रुकना चाहते हैं तो आप इस फंड में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। 3 साल प्लस का नज़रिया है। फिर अगला फंड आता है आपका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड उन फंड्स को कहते हैं जिसमें इक्विटी लेवल मिनिमम 65% तो होता ही है। 65% मिनिमम इक्विटी होगा, ओपन, हैज नहीं होगा, एग्रेसिव नाम है उसमें। ओपन 65% इक्विटी होगा मिनिमम। फंड मैनेजर 75, 80, 90, 100 तक ले जा सकता है। मतलब मिनिमम 65% इक्विटी होगा और मैक्सिमम 90% या 100% कुछ कुछ फंड्स में हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली वो लोग ऑन एन एवरेज 70-75% ही रखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फंड 70-75 रखते हैं। मतलब जब बहुत ज़्यादा मार्केट घटती है तो अपना बढ़ा के 90% तक कर देंगे, और जब बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है तो 65%, 70% पे ले आते हैं इक्विटी लेवल, ठीक है। तो यानी 70 से 90 के बीच में वेरी करता है। ऑन एन एवरेज 70 to 75, ठीक है। एग्रेसिव हाइब्रिड के मैंने आपको एग्जांपल अभी दिखाए थे कि ये आदित्य बिरला, ये भी एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। पिछले 27 सालों में
26 सालों में इसने आपको 18% का रिटर्न बना के दिया है, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन ये बहुत अच्छा फंड नहीं है, एवरेज परफॉर्मिंग है, इसे 3 स्टार ही रेटिंग मिली हुई है। 5 स्टार रेटेड कौन सा फंड है? जैसे ये है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, ये 5 स्टार रेटेड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। अब देखो निफ्टी का रिटर्न 7%, इसका 16%, ठीक है, 1 साल का। एक इन्होंने कुछ एग्रेसिव कॉल ले ली होंगी, इतना एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, खैर नुकसान करता है। 2 साल में निफ्टी का रिटर्न 18%, बेंचमार्क का इनका 33%, 5 साल में 11%, इसका 13%, ठीक है। तो ये बेंचमार्क को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बीट कर रहा है, लेकिन सिंस इंसेप्शन 15% रिटर्न दिया है। बिरला वाले ने 18 का दिया है, यानी कि बिरला वाले में लंबे समय, देखो लंबे समय का बहुत एडवांटेज है। 27 साल 18% से कंपाउंडिंग, आपका पैसा 100 गुना हो गया। फंड ने बहुत अंडर परफॉर्म किया, लेकिन तब भी आपको 18% रिटर्न बना दिया। जितना लंबा उतना ज़्यादा। क्यों? एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का यही फंडा है। ये जनरली 5 साल तक के टाइम होराइजन के लिए लिया जाता है। 5 साल का अगर आपका नज़रिया है तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले सकते हैं, ठीक है, अप टू 5 ईयर तक का। लेकिन अगर आप इसको लंबा चलाएंगे 20, 25, 30 साल, तब भी कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फ़ंड मैनेजर के पास ये राइट्स रहते हैं कि जब मार्केट महंगा हो जाता है तो वो शेयर बेच के फिक्स इनकम में चला जाता है, और जब मार्केट सस्ता होता है तो वो डेट को इक्विटी खरीदने में इस्तेमाल कर देता है। डेट को रिडीम कर देता है, बेच देता है और इक्विटी खरीद लेता है। ये एडवांटेज लार्ज कैप फंड मैनेजर के पास नहीं होता है। तो इसलिए लंबे समय में 20, 25, 30 साल में एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हमेशा लार्ज कैप को बीट कर देगा, क्योंकि लार्ज कैप फंड मैनेजर ये नहीं कर सकता। जब महंगा होगा तब भी वो 100%, सस्ता होगा तब भी 100%, ठीक है। तो ये जो एडवांटेज है, इसका फ़ायदा उठाने की वजह से जब आप 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वैसे आइडियल टाइम होराइजन का अप टू 5 ईयर तक है। 5 साल के लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो ये फंड में लगाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? इसके बाद आता है फिर लार्ज कैप फंड। ये रिस्क वाइज भी है। सबसे कम फंड रिस्क इसमें लिक्विड फंड में, फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, ठीक है। फिर उसके बाद आया, रैंकिंग देख लो, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, आर्बिट्राज, इक्विटी सेवर, एग्रेसिव हाइब्रिड, देन लार्ज कैप। लार्ज कैप के लिए आइडल टाइम होराइजन 5 to 7 है, नॉट लेस देन 5 ईयर। 5 साल मिनिमम आपको, अगर आप रखना चाहते हैं पैसे को, तो 5 ईयर का, अगर आप 5 to 7 ईयर का टाइम होराइजन है तो लार्ज कैप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ बाइंग लार्ज कैप, इन्वेस्ट इन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि लंबे समय में वो बढ़िया परफॉर्म करेगा। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़्यादा अच्छे देता है, कम रिस्क में लगभग उतना ही रिटर्न बना देता है जितना कि लार्ज कैप फंड बनाता है। और इस वाले फंड ने तो लार्ज कैप क्या मिड कैप को पीछे छोड़ रखा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसने इधर शॉर्ट टर्म में पिछले 3 साल के में देखो, 2 साल में 33% का रिटर्न, 3 साल में 19% का, पिछले 3 साल में तो उसने ताबड़तोड़ बैटिंग कर दी है। इसका रीज़न क्या है जरा समझते हैं, क्यों ऐसा इतना अच्छा रिटर्न बना रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स में इसका ICICI, भारती, NTPC, इन्फोसिस, ONGC, SCL। इसने क्या किया है, रिलायंस, HDFC बैंक, इन सबको नहीं रखा। इसने क्या किया, ICICI बैंक और ONGC, क्योंकि ONGC खराब शेयर था लेकिन वो 100 से बढ़ के बहुत ऊपर आ गया। ICICI बैंक HDFC की तुलना में उतना अच्छा बैंक नहीं है, लेकिन ICICI ने रिटर्न बहुत अच्छे दिए इधर, तो इसलिए इनने वो वाले स्टॉक चूज़ कर लिए जिसने रिटर्न बढ़िया बना दिए हैं, तो इनके रिटर्न बहुत बढ़ गए। निफ्टी में क्योंकि HDFC हैवी वेट है, रिलायंस हैवी वेट है, ठीक है, और ONGC और ICICI भारती का वेट बहुत कम है, तो इसलिए निफ्टी का रिटर्न ज़्यादा नहीं बना, इनका रिटर्न बहुत आ गया। एक समय टाइम था जब ऋतिक स्टॉक चलते थे। ऋतिक स्टॉक कौन से होते हैं? यही आपके HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, ये जो टॉप वाले स्टॉक्स, इनको ऋतिक स्टॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने इंडेक्स को बहुत ऊपर पहुंचा दिया था। बाकी ओवरऑल पूरे सारे शेयर बाजार खराब, सिर्फ ऋतिक स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिसके फोलियो में ऋतिक स्टॉक थे उसका फोलियो बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, निगेटिव रिटर्न आ रहा है। इसकी वजह से इनके फंड ने अच्छा परफॉर्म किया। सन फार्मा ने बढ़ गया, ये सब वो वाले फंड इन्होंने स्टॉक ले लिए जो वैसे तो अंडर परफॉर्म कर रहे थे लंबे समय में, लेकिन इधर इन्होंने 3 साल में आउट परफॉर्म कर दिया। तो
तो इसलिए इनका रिटर्न बहुत अच्छा हो गया। ये मतलब इन्होंने मिड कैप के बराबर रिटर्न बना दिया है। अगला आता है आपका लार्ज कैप। लार्ज कैप फंड्स उन फंड्स को कहते हैं जिनका जो टॉप 100 कंपनियों में पैसा लगाते हैं, ठीक है। और हाइब्रिड फंड भी जनरली क्या करेगा कि वो भी अपना 70-80% पैसा किस में रखता है, लार्ज कैप में रखता है। हाइब्रिड फंड भी कभी भी अपना पैसा स्मॉल कैप में नहीं डालता है, क्योंकि वो मान के चलता है कि हाइब्रिड फंड में कौन से इन्वेस्टर आए होंगे जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होंगे, जिनका टाइम होराइजन कम होगा, तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं होता है, या बहुत कम होता है मिड कैप, स्मॉल कैप तो नहीं होता है, और ज़्यादातर 80% 70% क्या होता है, लार्ज कैप। उसके बाद आपका लार्ज कैप फंड्स, वो फंड जो टॉप 100 में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको लार्ज कैप कहते हैं। जैसे हम लोग ने अभी देखा था मेरा एसेट लार्ज कैप फंड, तो ये 30,000 करोड़ का इसका AUM है और लगभग 1.6% का एक्सपेंस है, ठीक है। यानी कि आपके पैसे को मेंटेन करने के लिए हर साल ये लगभग 1.6% आपसे फीस चार्ज करता है। 1 लाख पे 1600 रुपये। अगर आप 1 लाख रुपए इनको दोगे तो 1600 रुपये ये लेंगे आपसे। डाइजेस्ट हुआ कुछ? सही है कि गलत है? मतलब 1600 रुपये तो उनको चाहिए, आपका मार्केट में रिटर्न बने ना बने इससे उनको मतलब नहीं है। निगेटिव रिटर्न आएगा तब भी लेंगे, पॉजिटिव रिटर्न आएगा तब भी लेंगे, 1600 रुपये वो लेंगे। तो आप अपने आप कर लो। वो अपना मेहनताना लेते हैं, जो फंड मैनेजर है उनकी सैलरी जाती है, ऑफिस का एक्सपेंस, मार्केटिंग का एक्सपेंस, पब्लिसिटी का एक्सपेंस। म्यूचुअल फंड सही है, जो पब्लिसिटी होती है, जगह जगह आप देखो मेरे एसेट की होर्डिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये सब कहाँ से आ रहा है पैसा? इसी से आता है। प्रोडक्शन थोड़ी ना करते हैं, सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर है, फंड मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। अगर आपको लगता है कि हम खुद इससे अच्छा कर सकते हैं तो अपने आप कर लीजिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो अच्छे ब्रोकर हैं वो एक बार में 1% ले लेंगे आपसे। कैसे? HDFC में आपका अकाउंट है, 0.5% ब्रोकेज लगती है और लगभग इतने ही टैक्सेस और चार्जेस लगते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, 1,000 रुपये की ब्रोकेज लग गई, 1 लाख का डिलीवरी बेचा, 1,000 रुपये की ब्रोकेज लग गई, 2,000 तो यही हो गया एक ही ट्रेड में। अब आपने साल भर में ऐसा कई बार कर दिया, 10 बार कर दिया, तो 20,000 रुपये तो ऐसे ही चले गए। अगर प्रॉफिट हुआ होगा इससे ज़्यादा तो ठीक है, मतलब 50,000 का प्रॉफिट होगा तो 30 का दिखेगा, 1,30,000 दिखाई देगा आपको। और अगर आपका प्रॉफिट ही 20,000 हुआ तो 0 रिटर्न बनेगा, और अगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका ट्रेड बराबर में कटा है, तो आपका कैपिटल कम हो जाएगा। इसलिए ये ठीक रहता है। लेकिन अब जो नए जो ब्रोकर आ गए हैं, जैसे एंजल वन, जैसे जिसका मैंने आप लोगों को लिंक वगैरह दिया था, और जैसे जीरोधा, तो ये लोग काफ़ी कम ब्रोकेज चार्ज करते हैं, ठीक है। ये लोग ब्रोकेज काफ़ी कम चार्ज करते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि और इवन डिलीवरी में तो ब्रोकेज ही नहीं लेते हैं। अगर आप बाई करेंगे तो ब्रोकेज नहीं लेंगे, सेल करने पे लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपना AUM बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बाइंग पे ब्रोकेज फ्री कर दिया है कि लोग ज़्यादा खरीदें, हमारी कंपनी में ज़्यादा खरीदें, तो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। क्योंकि वैल्यूएशन कंपनी की कैसे नापी जाती है? एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM। जैसे इस फंड का मैंने बताया 30,000 करोड़ से है, तो इसका बड़ा नाम है क्योंकि इसका AUM बहुत ज़्यादा है, 30,000 करोड़ का AUM है। फ्लैगशिप फंड है लार्ज कैप का। और देखते हैं इसमें कौन कौन से, और इनके में देखो HDFC, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब पड़ा हुआ है, ठीक है, TCS, ये सब है। ऋतिक स्टॉक्स हैं इनके पास। पेयर कंपेरिजन नहीं दिया है, ये पेयर कंपेरिजन है, ठीक है। और जो अच्छे फंड्स हैं, अब देखो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप का भी 30,000 करोड़ का AUM है, HDFC टॉप 100 का 20,000 करोड़ का AUM है, और निपॉन इंडिया लार्ज कैप का 10,000 करोड़ का AUM है, यानी इसका सबसे ही ज़्यादा है। SBI का भी 30,000 करोड़ का है। तो ये कुछ टॉप, SBI, ICICI और मिराई, ये 3 लीडर हैं लार्ज कैप में, ठीक है। ये तीनों SBI ब्लू चिप और ICICI ब्लू चिप और मिराई। लेकिन इनमें कभी पैसा मत लगाना, नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसका रिटर्न आपने देखा होगा 1 साल का कितना है, और ये अपने बेंचमार्क को नहीं आउट परफॉर्म कर रहा, हर समय बेंचमार्क के नीचे है। 1 साल में भी, 2 साल में भी, 5 साल में भी, और लाइफ टाइम। क्योंकि अब ये 30,000 करोड़ के फंड्स हो गए हैं, ये अनमैनेजेबल हो गए हैं, इसको मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसलिए इसमें पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है इन फंड्स में। ये लार्ज कैप फंड्स में कोई बात ज़रूरत नहीं है पैसे लगाने की। इन फंड्स में तो बिल्कुल नहीं लगाना, बहुत बड़े हो गए अब ये। और जल्दी से अगले 2-4-5 मिनट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, उसके बाद क्लास ख़त्म कर देंगे, लेक्चर समाप्त हो जाएगा ये वाला। मिड कैप देख लेते हैं।
मिड कैप फंड्स उन फंड्स को कहते हैं जो 101 से लेके 150 तक की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स की 101 से लेके 150 तक की जितनी कंपनियां, यानी अगली 150 कंपनियां, टॉप 100 के बाद से जो नेक्स्ट 150 कंपनियां होती हैं, उसमें जो फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कहते हैं मिड कैप फंड। मिड कैप फंड का जनरली रिटर्न लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा होता है, वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अभी थोड़ी छोटी साइज़ की कंपनियां हैं और छोटी साइज़ की कंपनियों में ग्रोथ होने की स्कोप ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे HDFC में अब ग्रोथ के स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, वो ऑलरेडी हर जगह ब्रांच खोल चुका है, जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा, 15%, 18%, 12 से 18% का ही रिटर्न बना के दे पाएगा साल का, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। लेकिन इंडसइंड बैंक होगा या एक समय जैसे यस बैंक था, ये सब 40% का ग्रोथ दे रहे थे, 35-40% की ग्रोथ दे रहे थे। ठीक है, अब देखो मिड कैप फंड्स, PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, क्वांट मिड कैप फंड, ठीक है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स। तो हम लोग देखते हैं PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड 5 स्टार रेटेड फंड है। अब देखो उसने 1 साल में बेंचमार्क को बीट किया है, 2 साल में भी किया है और 3 साल में भी किया है, फिर 5 साल में भी किया है। ठीक फंड है, अच्छा फंड है, देखो काफ़ी मार्जिन से बीट किया है बेंचमार्क को। 5 साल में 20% का लगभग रिटर्न बनाया सालाना, पिछले 3 साल में 40% सालाना का रिटर्न बनाया है और 1-2 साल में 49% सालाना का रिटर्न बनाया। पिछले 2 साल पहले जिसने पैसे लगाया था उसका डबल हो गया। ठीक है, इसकी NAV कितनी चल रही है? 50 रुपये की NAV चल रही है। लॉन्च कब हुआ था? 17 और 22, लगभग 5 साल में इसने 5 गुना कर दिया पैसा। 5 साल का रिटर्न है इसका, 20% का रिटर्न दिया, 20 25 जा 100, 5 गुना कर दिया पैसा, यानी कि इसने 1 लाख रुपए लगाया था, उसका 5 साल में 5 गुना हो गया, हर साल डबल कर रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न है। के स्टॉक देखो, रिलायंस और TCS, इन्फोसिस ज़्यादा नहीं दिखेगा, HDFC बैंक पड़ा है। ज़्यादातर स्टॉक जो है वो मिड कैप है। ठीक है, इसमें एक इनके पास मैंडेट ये होता है कि 20% स्टॉक से लार्ज कैप रख सकते हैं, 80% तो इनको 101 से 150 तक का ही रखना होगा, लेकिन 20% स्टॉक्स ये रख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, लेकिन कायदे से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो आपने मैंडेट लिया है तो उसी पे स्टिक रहो। लेकिन ये कभी कभी लिक्विडिटी के लिए, सेफ्टी के लिए रख लेते हैं, जब उनको समझ नहीं आता आप किस में लगाएं। मार्केट बहुत महंगी हो गई है, मिड कैप बहुत महंगा हो गया, अगर हम उसी में लगा देंगे तो मार्केट गिरेगा तो नुकसान हो जाएगा, तो क्या करते हैं HDFC खरीद लो, अच्छा, क्योंकि HDFC पता है गिरेगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, इसलिए वो प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं, क्योंकि उनको पैसा तो उनको मार्केट में लगाना ही पड़ेगा। अगर इन्वेस्टर ने उनको पैसा दिया है, लगाना पड़ेगा, तो फिर मजबूरी में उन्होंने क्या कि चलो HDFC खरीदो। ठीक है, ताकि हम पैसे को, जब मार्केट मिड कैप गिरेगा तो HDFC बेच के पैसा इधर लगा देंगे। ठीक है, फंड मैनेज करने के लिए करते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। और इसके बाद जल्दी से आता है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो 250 के बियॉन्ड्स इन्वेस्ट करते हैं। टॉप 250 कंपनियों के बाद जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं उनको हम लोग स्मॉल कैप फंड्स कहते हैं। और इसमें स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादातर जो फंड्स होते हैं वो आपका 80% तक उनको स्मॉल कैप में ही रखना होता है। ठीक है, ये कुछ स्मॉल कैप फंड्स हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक फ़ंड को देखते हैं, एडलवाइज स्मॉल कैप फंड। ठीक है, मेरे पास भी है, इसमें मैंने अच्छा खासा पैसा लगा रखा है, दिखाया भी था उस दिन में। देखो उसने लार्ज कैप कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रखा है 4.5%, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 60% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। स्मॉल कैप फंड का दर्जा दिया गया है। 3 साल में 1 लाख का 2.5 लाख बना दिया इसने, और 10,000 रुपये की SIP 6 लाख की हो गई, 10,000 महीने की SIP है। अब देखते हैं 1 साल में कितना रिटर्न आया इसका। 1 साल में सिर्फ 8% का रिटर्न, क्योंकि अभी इस समय मार्केट स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा पिट गया, हाई से 25-30% गिर गया था स्मॉल कैप। 3 साल में 34% सालाना का रिटर्न है। अभी 5 साल इसको हुए नहीं है, ये रैंकिंग है इसकी। ठीक है, और लगभग 2.25% का एक्सपेंस चार्ज करता है। लगभग ये सारे फंड 2% या उससे ज़्यादा का एक्सपेंस चार्ज करते हैं, यानी कि लाख रुपए में 2,000 रुपये साल के तो ये ले लेंगे एक्सपेंस के, लेकिन रिटर्न भी इतना बना देंगे। वो रिटर्न तब भी आप ये एक्सपेंस कटने के बाद के रिटर्न से 34%। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके बाद आपको देना है। 34% जो आपको मिल रहा है वो एक्सपेंस कट चुका है तब मिला है, तो 34% या 18% में क्या फ़र्क पड़ा। एक्सपेंस कितना भी लगे, हमें रिटर्न से मतलब है, हमें आम खाना है, गुठली क्यों गिनेंगे।
ठीक है, रिटर्न सही होना चाहिए। 1000 करोड़ का इसका AUM है और 25 रुपये की NAV चल रही है। देखो अब बेंचमार्क के कंपैरिजन करो इसका, मार्केट का रिटर्न -2.5%, इसका रिटर्न +9%। 2 साल में मार्केट का रिटर्न 44%, इसका 49%। 5 साल हुए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ऑल वाले में, ऑल वाले में मार्केट रिटर्न 10%, इसके 28%, ठीक है, बढ़िया रिटर्न है, ठीक है। यानी ये अपने बेंचमार्क को अच्छे से बीट कर पा रहा है। और देखो अभी इतना कम टाइम हुआ है, सिंस इंसेप्शन 28% सालाना, 3 साल में 33%, 2 साल में 50%, ठीक है। यानी 2 साल में पैसा डबल, ठीक है, 2 साल में पैसा डबल वाली स्कीम है ठीक है। और FD में 16 साल 18 साल में डबल वाला चल रहा है, इसमें 2 साल में पैसा डबल, ठीक है। तो ये एग्रेसिव होते हैं, लेकिन मुझे स्मॉल कैप बहुत पसंद है क्योंकि हम उस समय इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं जब मार्केट ने करेक्शन आया होता है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है स्मॉल कैप ने और सेक्टोरियल फंड्स में, जबकि स्मॉल कैप और सेक्टोरियल फंड शुरुआत में रेकमेंड नहीं किया मैंने। अगर आप स्मॉल कैप में SIP करना चाहते हैं तो आपका टाइम होराइजन ग्रेटर देन 10 ईयर्स का होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी बहुत तेज़ी से पैसा बनता है। और मैंने शॉर्ट टर्म में मैक्स 80% पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था सबसे ज़्यादा रिटर्न यही बनेंगे। जबकि टीवी पे बताते हैं लार्ज कैप खरीदना है, FII आएगा तो सबसे पहले लार्ज कैप बढ़ता है, और वो FII आता है तो रिलायंस खरीदता है, SDFC खरीदता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मूड बनाने का सब कंसेप्ट रहता है, रियल मनी यही बनती है। लेकिन ये सब आप अभी, मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आते आते आप स्मॉल कैप में कूद जाएँ। आपका टाइम होराइजन, अगर आपका 10 साल प्लस का टाइम होराइजन है तो स्मॉल कैप में। सेक्टोरियल फंड में भी सेम यही है, अगर आप 10 साल के लिए रहना चाहते हैं, क्योंकि सेक्टर का कोई भरोसा नहीं है। IT सेक्टर में लगाया पैसा, डाउन साइकिल में चला गया, रियल एस्टेट में आपने पैसा लगाया, डाउन साइकिल में चला गया। तो सेक्टोरियल फंड्स में भी आपका जब 10 साल का टाइम होराइजन हो तभी उसमें आइए, ठीक है। और SIP स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे आप 20-25 साल की एज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मानो कि एक हमारी गाड़ी खरीदने के लिए हो सकता है, एक हमारे मैरिज के लिए हो सकता है, एक हमारे घर बनाने ड्रीम हाउस के लिए हो सकता है, एक मेरे वेकेशंस के लिए भी हो सकता है, और एक फाइनल SIP जो सबसे पहले स्टार्ट करनी है वो है आपकी रिटायरमेंट। सबसे लंबी SIP सबसे पहले स्टार्ट कर देनी है और उसको छूना नहीं है। रिटायरमेंट वाले SIP आपको सबसे पहले स्टार्ट कर देना है, और कोशिश करना है कि 10-15 साल, जितने साल में हम उसमें जितना ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं गिरावट में, तेज़ी से टॉपअप करके, और हम अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस पूरा कर लें। रिटायरमेंट का कॉर्पस कैसे निकलेगा, कितना कॉर्पस रिटायरमेंट के लिए होगा मेरा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, कितना पैसा जोड़ना है रिटायरमेंट के लिए। फिर से वही बात नहीं, 20 टाइम्स नहीं भाई। मान लीजिए अभी आपकी 10,000 रुपये की सैलरी है, तो आपका 20 लाख रुपए में काम चल जाएगा आपका रिटायरमेंट। फिर इसमें वो थंब रूल नहीं चलेगा। फिर क्या तरीका हो सकता है, पैसा भी नहीं बोल सकते कि 1 करोड़ कर लोगे तो हो जाएगा। मान लो कोई अमीर आदमी है, उसका 5 लाख का महीने का खर्चा है, 10 लाख महीने का खर्चा है, तो वो क्या करेगा, कितना पैसा जोड़ना है, कैसे डिसाइड करेंगे। इसका तरीका होता है, इसका पैरामीटर होता है आपका मंथली एक्सपेंस कितना है, ठीक है। मंथली एक्सपेंस का 25 टाइम्स, मंथली एक्सपेंस का 25 टाइम्स। जैसे किसी का मंथली एक्सपेंस 20,000 रुपये है, 20,000 में राशन पानी आ जाता है, खाना पीना चल जाएगा कानपुर में, तो 10 टाइम्स कितना हुआ, 20 लाख, 20 टाइम्स हुआ 40 लाख, और फिर 5% यानी 10 लाख, यानी 50 लाख। 50 लाख रुपए अगर आपने जोड़ लिए तो आपको रोटी दाल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आपका ये टेंशन नहीं रहेगा कि यार घर में खिलाने के लिए क्या आएगा, और उसमें इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने 50 लाख रुपए जोड़ लिए, आज की तारीख में 50 लाख भी अगर आप जमा कर देंगे तो उसमें आपको कितना रिटर्न बनेगा, साल का 2.5 लाख से 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 10% 5 लाख होता है और आधा 2.5 लाख होता है, तो 3 लाख रुपए तो आराम से मिल जाएगा। 3 लाख में अगर आप 20,000 रुपये महीने का खर्चा चलाएंगे तो कितना होगा, 2,40,000 होगा, ठीक है। और अगर 5 लाख रुपए का रिटर्न आता है तो री इन्वेस्ट होएगा उसमें, तो री इन्वेस्ट होएगा, और वो आपने पैसा लगा रखा है इक्विटी में, तो इक्विटी में रिटर्न ही 12-15% का आ रहा है, आपने SIP के थ्रू पैसा इकट्ठा किया है, तो वो अपना आपको 10-12-15% का रिटर्न तो बना के देता ही रहेगा। तो यानी कि इसका तरीका क्या है, मंथली एक्सपेंस का 25 टाइम्स कर लेते हैं इतना अगर आप सेव,
और उसको इक्विटी में ही लगे रहने दीजिए, ठीक है। और ये अलग बात है जब एकदम आप एकदम रिटायरमेंट के किनारे में पहुंच गए तो आपने स्मॉल कैप से हट के उसको एग्रेसिव हाइब्रिड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, या इक्विटी सेवर में शिफ्ट कर दिया अगर आप चाहें तो। लेकिन तब तक इतना पैसा हो जाएगा कि अगर 20-40% घट भी जाएगा मार्केट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना पैसा इकट्ठा हो चुका होगा। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं मेरे ख्याल से। ये मैंने हज़ारों घंटे यूट्यूब पे लेक्चर देखे हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत लंबे समय कॉर्पोरेट में स्टॉक मार्केट में काम किया है। एक 20-25-30 मिनट के लेक्चर में इतने काम की बात कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये मैंने बिल्कुल आसान भाषा में बहुत काम की बात आपको बता दी, ठीक है। तो ये बेस्ट है, इसका रिकॉर्डिंग में आपको अवेलेबल करा दूंगा, उसको 1-2 बार और सुन लीजिएगा और चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों से, सो दैट कि उनको भी पता चल जाए कि क्या करना है। पर्सनल फाइनेंस का आप समझ लीजिए कि ये लेक्चर बाइबल हो सकता है अगर किसी को पर्सनल फाइनेंस समझनी है तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।